स्टीव जॉब्स, यह नाम ही अपने आप में एक मोटिवेशन है। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर थे और साथ ही वो एक महान लीडर भी थे। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, उनका सामना किया, तब जाकर वो कामयाबी के शिखर तक पहुंचे थे। तो क्या यह पॉसिबल है कि स्टीव जॉब्स ने जो कुछ अपने जीवन के 50 सालों में सीखा वो आप सिर्फ 15 मिनट में सीख जाएं? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये पॉसिबल है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के 50 सालों की लर्निंग्स को 3 कहानियों के माध्यम से सिर्फ 15 मिनट में बताया था। मेरे ख्याल से वो स्पीच इंग्लिश में होने की वजह से बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्टीव जॉब्स की वो स्पीच हिंदी में, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में सुनाऊंगा। और यकीन मानिए कि इस स्पीच को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल शांत मन से चाय और कॉफ़ी के साथ बैठ जाएं और एक धमाके के लिए तैयार हो जाएं। आज आप वो सुनेंगे जो आपके जीवन में एक विस्फोटक परिवर्तन ला सकता है। और यकीन मानिए, यह धमाका या विस्फोट आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो मैं बोलूँगा उसमें आवाज़ तो मेरी होगी, लेकिन शब्द स्टीव जॉब्स के होंगे। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन का एक सच बताना चाहता हूँ। मैं किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ और मज़े की बात ये कि आज पहली बार किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाऊँगा। ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। मैंने रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सिर्फ 6 महीने के अंदर पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी न किसी तरह आता जाता रहता था। अब सवाल ये उठता है कि मैंने अगर कॉलेज में एडमिशन लिया तो फिर छोड़ा क्यों? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। वो मुझे किसी को गोद देना चाहती थी, लेकिन उनकी ये चाहत थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट ज़रूर हो। सब कुछ तय था और मुझे एक वकील और उनकी वाइफ के द्वारा गोद लिया जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ, लास्ट मिनट में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। और इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल करके बताया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसको गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माँ को पता चला कि जिस कपल ने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, और मुझे गोद देने वाले मेरे पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है। इसलिए मेरी जन्म देने वाली माँ ने एडॉप्शन पेपर साइन करने से साफ मना कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद मुझे गोद देने वाले मेरे माता पिता ने मेरी जन्म देने वाली माता को वचन दिया कि वो मुझे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे। तब जाकर मेरी जन्म देने वाली माता मान गई और इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। 17 साल बाद मैं कॉलेज गया और मैंने गलती से स्टैनफोर्ड जितना महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी जमा की हुई पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू दिखाई नहीं दी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज मेरी कैसे मदद करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने माता पिता की सारी जमा की हुई पूंजी इसमें खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब मेरे लिए काफ़ी डरावना था।
लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। वो कैसे, वो मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा तो मेरे ऊपर से उन क्लासेस को करने की बाउंडेशन ख़त्म हो गई जिसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, और मैं चुपचाप उन क्लासेस को करने लगा जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सो जाता था। मैं कोक की बोतलों को लौटा कर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भर के खाना खा सकूं, और यह मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। उस समय रीड कॉलेज दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज के कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। अब चूंकि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे पूरी लगन के साथ अच्छे से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह इतना खूबसूरत और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और यह सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। उस समय मुझे ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करूँगा। लेकिन जब हम 10 साल बाद अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया, और इस तरह मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता और केवल कैलीग्राफी ना सीखी होती तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और चूंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो शायद ये चीज़ें किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होती। अगर मैंने कभी कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैं कभी भी कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन जब मैं 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखता हूँ तो साफ दिखता है कि भविष्य में देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ पास्ट में देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यह यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो किसी न किसी तरह आपके भविष्य से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपने कर्म, या फिर अपनी ज़िंदगी में। किसी न किसी चीज़ में तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देता है। उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी की सीख ये है कि जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आगे भविष्य में आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगा। आपको बस अपने ऊपर यकीन रखना है और वो करते रहना है जो आप कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज़ को चाहता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। वूज और मैंने अपने पिता के गैराज से ही एप्पल की शुरुआत की। तब मैं केवल 20 साल का था। हमने कड़ी मेहनत की, और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 मिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटोश रिलीज किया, और मैं 30 साल का हो गया था, और कंपनी से मुझे निकाल दिया गया। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि अपनी खुद की कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया गया। कैसे कोई खुद की कंपनी से निकाला जा सकता है? मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगी, हमने एक टैलेंटेड आदमी को हायर किया। मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम लोगों में मतभेद होने लगा। ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंची,
और बोर्ड ने उसका ही साथ दिया। और इस तरह 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और ये पूरी तरह से मुझे तबाह करने वाला था। अगले कुछ महीनों तक मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। फिर मुझे महसूस हुआ कि ये सब इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने उम्र के व्यवसायियों को नीचा दिखाया है। और मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नोई से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे हो जाने के लिए माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी विचार किया था, पर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं जिस काम को करता हूं उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में ज़रा भी कमी नहीं आई है। मुझे भले ही रिजेक्ट कर दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम को उतना ही प्यार करता हूं। इसलिए मैंने एक बार फिर से एक नई शुरुआत करने की सोची। मैं उस समय नहीं समझ पाया था, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत ही फ्री महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपनी लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू की। और इसी बीच मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग महिला से हुई जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए एक कड़वी दवा थी, पर शायद पेशेंट को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह से ठोकर मारती है, लेकिन आप यकीन मत खोइए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं इसीलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना ज़रूरी अपने प्यार को खोजना है उतना ही ज़रूरी उस काम को ढूंढना है जिस काम को करने में आप सचमुच एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो काम करें जिस काम को करने में आप एंजॉय करते हैं। और अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि एक अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: अगर आप हर रोज़ ऐसे जिए जैसे कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक अटूट छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर दिन सुबह उठकर खुद को आईने में देखकर एक सवाल किया है कि अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक मेरे पास कोई जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मुझे एक दिन मरना है मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि जब मैं डेथ के बारे में सोचता हूँ तो मेरा सारा गर्व, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ
जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मुझे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि पैंक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने पूरे यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और मेरे पास सिर्फ 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं। इसका सीधा सा मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें 10 साल में करते वो अगले 6 महीने में कर लीजिए। इसका मतलब होता है कि आप सब सुव्यवस्थित कर लीजिए, जिससे आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका मतलब ये होता है कि आप सबको अलविदा कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जिसमें मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो कि उस समय वहीं मौजूद थी, उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़े। दरअसल सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गए कि मुझे एक दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर है, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी ना। ये सब देखने के बाद मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो स्वर्ग जाने वाला है वो भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहता। फिर भी मृत्यु तो मंजिल है जहां हम सबको जाना है। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है और पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत पड़िए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने दिल की आवाज को मत दबाइए और अपने दिल की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो पहले अपने दिल और दिमाग की बात सुने, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया है, और जब आप लोग भी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपके लिए भी यही विश करता हूँ। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, मतलब कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूख से मतलब कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहने से मतलब ये कि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं, तो यकीन मानिए आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए, मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और कुछ न कुछ सीखा ज़रूर होगा। इस स्पीच को हिंदी में रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर इस स्पीच को रिकॉर्ड करने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।